गाइस, वेलकम बैक टू पूजा बत्रा क्लासेस। तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने किया था थ्योरी ऑफ डिमांड। तो आज का भी हमारा टॉपिक उसी चैप्टर से रिलेट करता है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, देयर विल बी इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन रहेगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये बताता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। बट इसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट और ऐड की है, दैट इज अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी सब चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। अब यहाँ पे अदर थिंग्स कौन सी हैं? बाकी सब चीजें कौन सी हैं? देखो, मैंने आपको कहा था, एग्जांपल लेते हैं हम, कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 1 है तो मैं उसके 5 यूनिट परचेज कर रही हूँ। अगर उसका प्राइस 1 से बढ़ के 2 हो जाता है तो मैंने क्या कर दिए? उसके यूनिट्स कम परचेज किए। एज वी डिस्कस अर्लियर कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बट अगर आप में से कोई ये कह दे कि मेरी इनकम ज़्यादा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस उसका 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मुझे जितने यूनिट उसके चाहिए मैं उतने परचेज करूँगा। अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो फिर तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अप्लाई नहीं हुआ, फेल हो गया। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? कम होगी ही होगी। बट अगर हमने अदर फैक्टर्स को कंसीडर किया, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। हम दो गुड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। अगर किसी को कॉफ़ी बहुत पसंद है, ठीक है, बट वो टी कंज्यूम नहीं करता है, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो अगर वो सिर्फ प्राइस को देखे तो वो क्या करेगा? टी पे शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर वो ये कह दे कि मुझे कॉफ़ी पीना ही अच्छा लगता है, मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो उस केस में क्या होगा? कॉफ़ी का प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, वो टी पे शिफ्ट नहीं होगा, वो कॉफ़ी ही कंज्यूम करेगा। तो तब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने से उसने कॉफ़ी की डिमांड को कम नहीं किया। तो क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड की? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो चाहे वो हमारा इनकम हो, चाहे हमारा टेस्ट हो, प्रेफरेंसेस हो, या हम कहें कि एक्सपेक्टेशंस हो, कुछ भी हम अदर फैक्टर्स में जो कंसीडर करेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस हो, ये सारे फैक्टर्स को हम क्या रखेंगे? क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की ही बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जिस कमोडिटी की प्राइस की बात हो रही है उसी कमोडिटी की डिमांड। तो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड को हम शेड्यूल के हेल्प से कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सेम है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 1 है तो मैं उसके 5 यूनिट परचेज कर रही हूँ। जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ता गया, प्राइस 1 से 2, 2 से 3 होता गया, तो जो मेरी डिमांड थी, पहले मैं 5 यूनिट परचेज करी थी जब उसका प्राइस 1 था, तो जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ता गया मैंने उसके यूनिट लेने कम स्टार्ट कर दिए। ठीक है, वही डिमांड शेड्यूल क्या है? जब मैंने इसी स्टेटमेंट को आप देखेंगे कि चाहे मीनिंग की बात हो, चाहे शेड्यूल की बात हो, या कर्व मतलब उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करने की बात हो, बात वही रहेगी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। कभी तो उसे हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, जब हमने उसको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया तो उसे डिमांड शेड्यूल बोला जाएगा। जब हमने उसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया तो उसे क्या बोला जाएगा? डिमांड कर्व। ठीक है, तो टेबल की फॉर्म में जब हमने प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशन को शो किया तो उसे क्या बोला गया? डिमांड शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिमांड कर्व। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिमांड कर्व क्या होती है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और यू कैन से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब हम इसको डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करते हैं। ठीक है, जब कमोडिटी का प्राइस 1 था तो मैं 5 यूनिट खरीद रही थी, प्राइस 1 था मैं 5 यूनिट खरीद रही थी।
1 पे मैं 5 यूनिट खरीद रही हूँ, ठीक है। जब प्राइस उसका 2 हो गया तो मैं 3 यूनिट खरीद रही हूँ। प्राइस 2 हो गया तो मैं उसके 3 यूनिट खरीद रही हूँ। प्राइस 2 से बढ़ के 3 हुआ तो मैंने उसके 2 यूनिट लेना स्टार्ट कर दिए। प्राइस 2 से बढ़ के 3 हुआ तो मैंने उसके 2 यूनिट परचेज करना स्टार्ट कर दी। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये जो हमें कर्व मिली इसे क्या बोला जाएगा? डिमांड कर्व, जिसका स्लोप क्या हुआ? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट ये जो टॉपिक है वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है, वो हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी हैं। एज के मैंने आपको बताया कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। तो वो अजम्पशंस क्या है? मैं आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको बोला था कि लॉ ऑफ डिमांड, इन लॉ ऑफ डिमांड इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो वहाँ पे मैंने जिन अदर थिंग्स की बात की थी ये वही है, ये वही असम्पशंस हैं जिसको हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। ये एग्जांपल मैंने भी आपको बताया कि आपका अगर टेस्ट प्रेफरेंस किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके है और आप ये कहें कि उसका प्राइस बढ़ने या घटने पे मेरी उस कमोडिटी की डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इसलिए हम ये कहेंगे कि आपका टेस्ट और प्रेफरेंस अगर है कि मतलब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए है तो उसको हम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। ये रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, देखिए। एक तो हुआ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स टी एंड कॉफी। अगर आपको टी महंगी लगती है आप कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो आप टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो मैं ये कहूँ कि कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड कम हो जाएगी, ये भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम बात ही सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी के प्राइस की कर रहे हैं कि अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा तो हम कॉफ़ी की डिमांड को कम कर देंगे, बट आप क्या कह रहे हो कि अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा तो कोई बात नहीं, हम टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये चीज़ हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस कमोडिटी के प्राइस की बात कर रहे हैं हम उसी कमोडिटी के डिमांड की बात करेंगे। तो रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेकंड रिलेटेड गुड कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, ठीक है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। मैं ये कहूँ कि इंक के बिना पेन का कोई काम नहीं है, ठीक है। पेट्रोल के बिना कार का कोई काम नहीं है, ऐसे चाहे डीजल ले लो, सीएनजी ले लो, डजंट मीन, मतलब ये है कि जो गुड्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। तो उनको भी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जिस कमोडिटी के प्राइस की बात करते हैं उसी कमोडिटी की के साथ ही उसका डिमांड का रिलेशन देखा जाता है, ठीक है। एंड आवर थर्ड अजम्पशन इज देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ बायर। ये एग्जाम्पल भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप ये कहो कि मेरी इनकम हाई है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कमोडिटी का प्राइस चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, मैं उस कमोडिटी को खरीदूंगा ही खरीदूंगा, तो फिर से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो ये बताता है कि इनवर्स रिलेशन है। तो इनकम को अगर कंसीडर किया तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, इसलिए इनकम ऑफ द बायर विल रिमेन कांस्टेंट। And our last point is do not change in expectations of commodity in near future. What it's mean?
एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जांपल गोल्ड, अगर मैं ये कहूं कि गोल्ड का प्राइस थोड़े टाइम बाद कम होने वाला है तो आज मैं उसकी डिमांड नहीं कर रही हूँ। जनरली हम सब लोग ये ऐसा ही करते हैं कि अगर हमें अभी गोल्ड की ज़रूरत, स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है, तो जब उसका प्राइस कम होगा हम तभी खरीदते हैं। तो ये चीज़ भी हम यहाँ कांस्टेंट ही कंसीडर करके चलेंगे कि हम ये मान लें कि इन नियर फ्यूचर उस कमोडिटी का प्राइस चेंज नहीं होने वाला है, तो एट प्रेजेंट करंटली उसके प्राइस और डिमांड की सिचुएशन को ही हम कंसीडर करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आज हम गोल्ड ज़्यादा खरीद के रख लेते हैं क्योंकि इन फ्यूचर वो महंगा होने वाला है, या हम ये कहें कि आज हम नहीं खरीदते क्योंकि 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या कुछ दिन बाद वो सस्ता हो जाएगा, हम तब खरीद लें। वो सिचुएशन भी हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इन नियर फ्यूचर जो भी चेंज आने वाला है, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ आज हम नहीं खरीदते हैं, तो ये भी क्या मान के चला जाएगा, कांस्टेंट। सिर्फ करंटली उसके प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। सो ये थी कुछ अजम्पशंस जिसके ऊपर हमारा लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस चैप्टर के उस टॉपिक पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोर देन 80% चांसेस होते हैं इस टॉपिक के एग्जाम में आने के। तो वो टॉपिक क्या है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। आप कहोगे कि इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग से लेके हम एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। लाइक जब हमने डिमांड का मीनिंग देखा तो भी हमने ये बात बोली कि प्राइस बढ़ता है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है। जब हमने शेड्यूल किया डिमांड का, इंडिविजुअल किया चाहे मार्केट डिमांड शेड्यूल किया, तब भी हमने सेम बात कही। जब हमने कर्व बनाया, ग्राफिकली उसको प्रेजेंट किया, तब भी हमने बोला कि प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगी, स्लोप डाउनवर्ड हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा तब भी हमने सेम चीज़ देखी। तो अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता क्यों है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, वो है व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल। आप ध्यान से देखोगे तो लिंक कर रहा है, मींस के ज़्यादा गुड्स क्यों खरीदे जाते हैं जब उसका प्राइस कम हो जाता है। यही हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि जब प्राइस कम होगा हम गुड्स ज़्यादा परचेज करेंगे, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स के अंदर सबका बेसिक रीज़न एक ही रहेगा कि जब दो चीज़ों के बीच में जब इनवर्स रिलेशन होगा, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यही वो रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड। Got my point? So the first point is law of diminishing marginal utility। अगर आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी वाला चैप्टर किया है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि इस लॉ का क्या मतलब है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है as we consume more and more unit of a commodity, the satisfaction from each successive unit start decline। रिपीट कर रही हूँ मैं कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी के एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं, सक्सेसिव यूनिट मींस एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कमोडिटी कंज्यूम किया, पहली बार आपको वो कमोडिटी से जितनी सेटिस्फेक्शन मिली, सेकेंड टाइम आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, थर्ड टाइम सेटिस्फेक्शन क्या होती है, और कम हो जाती है। तो जैसे जैसे आपका कंजप्शन उसके लिए बढ़ता जाता है, आप क्या करना चाहते हो, कम से कम पे करना चाहते हो। तो एक चीज़ बढ़ी दूसरी कम हो गई तो स्लोप डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, एंड द सेकेंड पॉइंट इज इनकम इफेक्ट। अब यहाँ पे जो जनरली बच्चे गलती करते हैं कि इनकम इफेक्ट में बायर की इनकम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बायर की इनकम कंसीडर नहीं करनी है। इनकम इफेक्ट मीन्स योर रियल इनकम। रियल इनकम मीन्स परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, अब ये क्या होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। परचेजिंग पावर, फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी पहले 10 रुपए की थी, ठीक है, तो आप उसका 1 यूनिट खरीद रहे थे।
फिर वो कमोडिटी 5 रुपए की होगी, तो आप क्या करने लगे, उसके 2 यूनिट खरीदने आपने स्टार्ट कर दिए। अभी यहाँ पे ये तो नहीं है ना कि आपकी इनकम बढ़ी इसलिए आप यूनिट ज़्यादा परचेज कर रहे हो। आपने क्या किया है, उस कमोडिटी का प्राइस कम हुआ है जिसकी वजह से आपकी रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम मीन्स आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई कि आप खर्च पहले भी 10 रुपये कर रहे थे, 10 रुपये का पहले 1 यूनिट ले रहे थे, खर्च आप अभी भी 10 रुपये ही कर रहे हो, पर अब आप उसके 2 यूनिट ले सकते हो। आपकी पावर बढ़ गई है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है उस कमोडिटी को खरीदने की, जस्ट बिकॉज उसका प्राइस जो है क्या हो गया, डाउन हो गया। तो यहाँ पे भी एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, दो चीजों के इनवर्स रिलेशन की वजह से क्या हो गया, स्लोप डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यही पॉइंट मैंने आपको अभी इससे पहले वाले टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया था। सब्स्टिट्यूशन मीन्स टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक का प्राइस कम हुआ तो हमने उसी कमोडिटी की डिमांड क्या कर दी, ज्यादा कर दी, दूसरे वाली कमोडिटी को हमने कम खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम होगी। ठीक है, इसकी वजह से स्लोप क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अगर किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए जो बायर है, नंबर ऑफ बायर वो कम है तो डिमांड कम होगी। अगर उसको खरीदने वाले, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर कोई कमोडिटी पहले 5 रुपए की थी, उसको 10 जने खरीद रहे थे। ठीक है, अब उस कमोडिटी का प्राइस कितना हो गया, 10 रुपए। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, अब उस कमोडिटी का प्राइस 10 रुपए हो गया तो 5 जने खरीद रहे हैं। जैसे ही प्राइस बढ़ा, प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ, तो जो क्वांटिटी है उस कमोडिटी, एक्स कमोडिटी है, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, 10 से 5 यूनिट। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई, तो इसी इनवर्स रिलेशन की वजह से डिमांड कर्व का स्लोप क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, आप इसको उल्टा करके दिखा सकते हैं, प्राइस कम हो गया तो डिमांड हम ज्यादा कर रहे हैं, यही आंसर होगा कि जब प्राइस कम होगा तो हम ज्यादा क्यों परचेज करते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंट यूजेस। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अगर देखो मिल्क के कितने सारे यूजेस हैं, कर्ड बनती है, चीज बनती है, स्वीट्स बनते हैं, आइसक्रीम बनती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर मिल्क का प्राइस कम है तो हम उसके यूज ज्यादा करेंगे। ठीक है, बट अगर मिल्क का प्राइस ज्यादा हो गया तो हम उसके यूजेस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि वो महंगा हो गया। जो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है इतना, वो उसको हम नहीं यूज में लाएंगे, है ना। तो जैसे ही प्राइस बढ़ा, हमने उसकी डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई, स्लोप डाउनवर्ड हो गया। सो दीज आर द रीजन व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया then don't forget to like, subscribe and share. Thank you so much.